प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। लेट्स बायोलॉजी के चैनल में एक बार पुनः आपका हृदय से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भाग 6 के माध्यम से पढ़ा दिया था कि मानव में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। और मैंने आपको उसमें सिर्फ 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था, पिट्यूटरी ग्रंथि और पैराथायरॉयड ग्रंथि। आगे आने वाली जो 4 ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका काम क्या है उसको मैं आपको इस भाग के माध्यम से पढ़ाऊंगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या विषय जीव विज्ञान से संबंधित आ रही हो, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, तो आप उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है आप उसको कमेंट करके मेरे पास भेज सकते हैं और उस समस्या का समाधान 100% करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। परंतु आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप बायोलॉजिकल भाषा का प्रयोग करके ही प्रश्नों को पूछिएगा। अगर आप बायोलॉजिकल भाषा से हटकर के प्रश्न पूछेंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए हम आगे पढ़ाते हैं आपको। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। हम आपको इस भाग 7 में पढ़ाएंगे बाकी जो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम बात करते हैं तीसरी ग्रंथि पैराथायरॉयड ग्रंथि। ठीक है ना। अब पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है इसका काम क्या है, ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। तो मनुष्य में इसका वजन जो होता है वो 0.01 से 0.01 से 0.03 ग्राम होता है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थी, कितना होता है 0.01 से 0.03 ग्राम तक होता है। यह ग्रंथि जो होती है पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। कौन सा हार्मोन स्राव करती है? पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। प्रिय विद्यार्थी, किसका स्राव करती है? पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर के, कौन से विटामिन के साथ मिलकर के? विटामिन डी के साथ मिलके, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, विटामिन डी के साथ मिलके क्या करता है? ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। समझ गए ना प्रिय विद्यार्थियों। पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है वह विटामिन डी के साथ मिलकर के मानव के शरीर में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाने का कार्य करता है। ठीक है ना। पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से पेशियां तथा तंत्रिकाओं में आवश्यक उत्तेजना के कारण ऐंठन होने लगती है। क्या होने लगती है प्रिय विद्यार्थियों? ऐंठन होने लगती है। अगर ये पैराथॉर्मोन हार्मोन अगर कम बनेगा तो मानव के रक्त में विटामिन डी जो होता है प्रिय विद्यार्थियों के साथ मिलकर के, उल्टा बोल गया, विटामिन डी के साथ मिलकर के रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? पैराथॉर्मोन हार्मोन। अगर यह कम बनता है तो मानव की जो पेशियां होती हैं, क्या होती है मानव के शरीर में? पेशियां जो होती हैं और तंत्रिका जो होती है उसमें क्या होने लगती है प्रिय विद्यार्थियों? ऐंठन होने लगती है। अधिकांश रोगी के कंठ की पेशियां सिकुड़ने के कारण सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। अगर ये पैराथॉर्मोन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो अधिकांश जो रोगी होते हैं उनके कंठ की पेशियां सिकुड़ जाती हैं और तो पेशियां सिकुड़ जाने के कारण उनको श्वास लेने में समस्या हो जाती है और जब अत्यधिक लंबे समय तक समस्या बनी रहती है तो इसमें रोगी की डेथ हो जाती है। इस रोग को टिटेनी कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इस रोग को क्या कहते हैं? टिटेनी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कौन सा रोग होता है? टिटेनी होता है। ये ग्रंथि गर्दन के पास थायराइड ग्रंथि के करीब पाई जाती है। ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है प्रिय विद्यार्थियों कहाँ पाई जाती है? गर्दन के पास थायराइड ग्रंथि के करीब पाई जाती है। इनकी संख्या 4 होती है। कैसे, कितनी होती है? ये संख्या में प्रिय विद्यार्थियों 4 होती है और इनका रंग जो होता है लाल होता है। इनका रंग कैसा होता है प्रिय विद्यार्थियों? रेड कलर की होती है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। एक बार पुनः रिपीट किए देता हूं कि पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है वह पैराथॉर्मोन हार्मोन को स्राव करती है और यह हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर के रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाने का कार्य करता है। ठीक है ना। अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें पेशियां
और तंत्रिकाओं में आवश्यक उत्तेजना होने लगती है। और उस उत्तेजना होने पर शरीर में ऐंठन होने लगती है। क्या होती है? ऐंठन होने लगती है। और अधिकांश रोगी जो होते हैं उनके कंठ की पेशियां सिकुड़ जाती हैं और कंठ की पेशियां सिकुड़ जाने के कारण वह सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं और लंबे समय तक जब यह समस्या होती है तो उनकी मौत हो जाती है, जिस रोग को टिटेनी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? तो यह ग्रंथि गर्दन के पास थायराइड ग्रंथि के करीब पाई जाती है, जो संख्या में 4 होती है, लाल रंग की होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो मैंने आपको बता दिया पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। अगली ग्रंथि आती है तुम्हारी 4th नंबर पर, उसको मैं आपको बताता हूँ। वह तुम्हारी ग्रंथि होती है प्रिय विद्यार्थियों एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है मेरे महारथियों? एड्रीनल ग्रंथि होती है। एड्रीनल ग्रंथि, चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। एड्रीनल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो त्रिकोणीय संरचना जैसी तथा प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एक संख्या में उपस्थित होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? ये त्रिकोणीय होती है। प्रिय विद्यार्थी कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। और पाई कहाँ जाती है? यह प्रत्येक किडनी के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है और उसके ऊपर एक एक संख्या में उपस्थित होती है। प्रत्येक किडनी, किडनी को हम हिंदी में वृक्क कहते हैं, प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होने के कारण इसका नाम सुप्रारीनल होता है। प्रिय विद्यार्थी क्या होता है? इसको सुप्रारीनल ग्रंथि भी पड़ गया है। अब एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कितने भाग होते हैं इसके? 2 भाग होते हैं, जिसके एक भाग को कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को मेडुला कहा जाता है। यानी इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं और दूसरे भाग को हम मेड्यूला कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। ठीक है ना। अब एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग जो होता है, बाहरी भाग जो होता है कॉर्टेक्स और अंदर का भाग जो होता है वो मेडुला होता है। यह कौन सा भाग होता है? कॉर्टेक्स कौन सा भाग है प्रिय विद्यार्थियों? यह बाहरी भाग है। कौन सा भाग है? बाहरी भाग है। और मेडुला जो है वो अंदर का भाग है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों? कहाँ का भाग है? अंदर का भाग है। अब इन भागों का काम क्या क्या है? एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स का निर्माण पेरेकाइमेट्स बहुकोणीय एपिथेलियम से होता है। किसके द्वारा होता है? पेरेकाइमेट्स बहुकोणीय एपिथेलियम से होता है। कॉर्टेक्स की संरचना जो होती है वो 3 स्तरों की होती है। कितने स्तरों की होती है प्रिय विद्यार्थियों? 3 स्तरों की। एक होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी होती है जोना फेसिकुलेटा, तीसरी होती है जोना रेटिकुलेटा। समझ गए ना प्रिय विद्यार्थियों? अर्थात मैंने आपको बताया कि कॉर्टेक्स की जो संरचना होती है वो 3 स्तरों की होती है। पहला मैंने आपको बता दिया जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बोल देता हूं। जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी होती है जोना फेसिकुलेटा, तीसरी होती है जोना रेटिकुलेटा। ठीक है ना। इन तीनों स्तरों के द्वारा कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों कोर्टेक्स जो होता है, इस कोर्टेक्स से भी हार्मोनों का स्राव होता है। ठीक है ना। कोर्टेक्स से भी क्या होता है? हार्मोन का स्राव होता है। तो इसके द्वारा स्रावित होने वाला पहला हार्मोन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। वो कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होता है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थी? कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होता है। अब ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होता है जिसका स्राव कोर्टेक्स के द्वारा होता है, इसका काम क्या है? तो भोजन उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन की भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियंत्रण करते हैं। इसका नियंत्रण करते हैं ये प्रिय विद्यार्थियों? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियंत्रण करते हैं और शरीर में जल के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। कौन से हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, जिसका स्राव कोर्टेक्स के द्वारा होता है। अब कोर्टेक्स जो है वो एड्रिनल ग्रंथि का एक क्या है? भाग होता है। ठीक है ना।
अब इसके द्वारा दूसरा हार्मोन जो स्राव होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह होता है तुम्हारा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। प्रिय विद्यार्थी कौन सा होता है? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। यहाँ गलती को सुधार लेते हैं, मैंने गलत लिख दिया यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स अब सही है। अब जो सेकंड हार्मोन कोर्टेक्स के द्वारा स्रावित होता है वह होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का काम क्या है? इसका मुख्य कार्य है वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना। समझ गए ना? यानी जो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स है उसका काम क्या है कि वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण में और शरीर में अन्य लवणों की मात्रा को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका होती है, और इसके साथ साथ शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने का यह कार्य करता है प्रिय विद्यार्थियों। समझ गए ना? अब कोर्टेक्स के द्वारा तीसरा हार्मोन जो स्रावित होता है वह होता है लिंग हार्मोन। कौन सा होता है? लिंग हार्मोन। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, कौन सा होता है? लिंग हार्मोन, जिसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। अब ये लिंग हार्मोन का काम क्या है? ये हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के प्रवर्धन, बाह्य लिंग के बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण करते हैं। समझ गए ना प्रिय विद्यार्थियों? किसका निर्माण करते हैं? यह हार्मोन हड्डियों के प्रवर्धन, बाह्य लिंग वालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण अगर कोई करता है तो वह लिंग हार्मोन करते हैं। लिंग हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? कोर्टेक्स के द्वारा। अब कोर्टेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, यह 3 हार्मोनों को स्राव करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। इनके मैंने आपको काम बता दिए। अब बात आती है एड्रिनल ग्रंथि का जो दूसरा भाग होता है, जिसको मेड्यूला कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? जिसको मेड्यूला कहते हैं। अब मेड्यूला का काम क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो सेकंड पार्ट है इसका मेड्यूला। अब मेड्यूला जो होता है, ठीक है ना, अब मेडुला का जो काम है वह है 2 हार्मोन को स्रावित करता है। कितने हार्मोनों को? 2 हार्मोन को। पहला हार्मोन इसका होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसके द्वारा स्रावित होने वाला पहला हार्मोन है एपिनेफ्रीन। कौन सा हार्मोन है? एपिनेफ्रीन हार्मोन होता है। अब एपिनेफ्रीन का काम क्या है? अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा। जब मानव के शरीर में अधिक मानसिक तनाव होगा, उसको भय उत्पन्न होगा, गुस्सा आएगा या उसके अंदर उत्तेजना की स्थिति जो हो जाती है, तब एपिनेफ्रीन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है ना? अब सेकंड जो हार्मोन होता है प्रिय विद्यार्थियों मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाला, वह होता है नॉरएपिनेफ्रीन। कौन सा होता है प्रिय विद्यार्थियों? नॉरएपिनेफ्रीन होता है। अब नॉरएपिनेफ्रीन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या है? नॉरएपिनेफ्रीन जो है ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करता है। कब? समान रूप से। ठीक है ना? नॉरएपिनेफ्रीन हार्मोन का काम हो जाता है कि ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करने का कार्य करता है। फिर विद्यार्थियों मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया चौथा आपको ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था। अब बात आती है आपकी 5वीं ग्रंथि की, जो है तुम्हारी लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। कौन सी है? लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। अब लैंगर-हैंस की जो द्वीपिकाएं हैं इनका काम क्या है? तो इससे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इससे कौन सा हार्मोन स्राव होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन। ठीक है ना? अब इंसुलिन हार्मोन जो है यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है?
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। अब इसके स्राव की अगर कमी हो जाए तो मानव के शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं वह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। यह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसका हार्मोन कम हो जाए तो मानव के शरीर में मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपकी लास्ट ग्रंथि आती है, वह है तुम्हारी जनन ग्रंथि। प्रिय विद्यार्थी, कौन सी ग्रंथि है? जनन ग्रंथि, जिसको गोनेड्स कहते हैं। जनन ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि का काम क्या है? यह जनन कोशिकाओं का निर्माण इसका मुख्य काम होता है। जनन ग्रंथि के द्वारा किसका होता है? जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब वो क्या है? सबसे पहली बात आती है अंडाशय की। प्रिय विद्यार्थी, किसकी बात आती है? अंडाशय की, जिसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। अब अंडाशय के द्वारा कई हार्मोनों का स्राव होता है। इससे स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है प्रिय विद्यार्थियों? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और दूसरा हार्मोन एक और होता है, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना। अंडाशय के द्वारा दो हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? स्तनों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना। ठीक है ना। किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर वही बात करें हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वह गर्भाशय का हार्मोन कहा जाता है। किसका हार्मोन कहा जाता है? गर्भाशय का, यूटेरस का हार्मोन कहा जाता है। यह मासिक चक्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? मासिक चक्र के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दूसरी बात आती है फिर ब्रसड़ की। इसकी बात आती है ब्रसड़ की, टेस्टिस। देखो, अंडाशय जो होता है वो मादा में पाया जाता है, ब्रसड़ जो होता है वो पुरुष में पाया जाता है, अर्थात ये महिला में और ये पुरुष में। अब ब्रसड़ द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? वो होता है एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है प्रिय विद्यार्थियों? एंड्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है ना। यह हार्मोन पुरुष के शरीर में लैंगिक लक्षणों के प्रवर्धन के लिए एवं यौन आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? यह पुरुष के लैंगिक लक्षणों के प्रवर्धन के लिए और यौन आचरण के लिए उत्तरदायी होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो मैंने आपको बता दिया एंड्रोजन हार्मोन का काम। ठीक है ना। तो ब्रसड़ में नर्लिंग हार्मोन एक और होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसमें नर्लिंग हार्मोन एक और होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन। मानव के वृषण के द्वारा स्रावित होने वाला एक और हार्मोन जो होता है, नर हार्मोन जिसे कहते हैं, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है ना। अब टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। ठीक है। ये हार्मोन लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अब इनका काम क्या है? जैसे दाढ़ी दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर में पेशियों एवं अस्थियों की वृद्धि होना। और टेस्टोस्टेरोन का काम जो मुख्य होता है वह शुक्राणु बनाने में भी सहायक होता है, स्पर्म होता है। फिर विद्यार्थियों, आपका ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश्ड हो जाता है, यानी ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है ना। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो आपको बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपका प्रथम अध्याय जो मैंने छोड़ दिया है, जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा वाला यह विषय जीव विज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है ना। धन्यवाद।